एनसीईआरटी की 8वीं यूनिट है आपकी ईएम वेव। ठीक है, बुक 1 जब हम देखते हैं तो उसमें दो चीजें आती है आपके पास, एक इलेक्ट्रिक पार्ट आता है, एक मैग्नेटिक पार्ट आता है। जहां खत्म होता है वहां पर आपका चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जब हम बात करते हैं आपसे वेव की, तो आपके दिमाग में बात आती है कि कोई एनर्जी होगी। ठीक है, ई से इलेक्ट्रिक और एम से मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जो एनर्जी बनेगी, इन दोनों फील्ड जहां दोनों प्रेजेंट हो उनसे जो एनर्जी बनेगी वो आ गया आपकी ईएम वेव, ऐसा हमने बोला। ठीक है, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, वो लेसन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 में हम देख कर आ रहे, एसी जब तक पढ़ा था हमने। तो हमने वहां पे एक चीज देखी थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स। इन दोनों में ही चेंज आता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होता है, अभी नहीं पता। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए तो क्या होता है, ईएमएफ डेवलप होता है। ये बात हमें पता है, कहाँ हमने देखी, लेसन नंबर 6 में। ठीक है, तो ईएम वेव की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई, मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई, उनके फ्लक्स की बात हुई। फिर हमने कहा ये फ्लक्स पैदा करते हैं एक चीज से दूसरी चीज में। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज लाता हूं तो उससे आपको ईएमएफ मिलता है, कौन सा, इलेक्ट्रिक ईएमएफ मिलता है। ठीक है, तो अब वो कहता है यहां से इस बात से ईएम वेव का क्या लेना देना। अभी तो ये बात चालू हुई है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बात आई मैक्सवेल की। क्या कहते हैं मैक्सवेल, जरा ध्यान दो। मैक्सवेल ने कहा कि भाई कुछ इक्वेशंस हैं मेरे पास पहले से जो और साइंटिस्टों ने सॉल्व किए, लेकिन वो मुझे पूरी नहीं लगती। ठीक है, मैक्सवेल ने कहा भाई एक तो है गॉस की थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो क्या है, आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज लूप ई डॉट ds होता है, यानी कि ई और एस का डॉट प्रोडक्ट ओवर अ क्लोज लूप, और उसकी वैल्यू आती है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका वो सरफेस इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवर अ क्लोज लूप। ठीक है, अब वो कहता है इसके लिए वैल्यू है जो चार्ज एनक्लोज होगा उस पर्टिकुलर सरफेस में, मैं उसी से उसका फ्लक्स निकाल लूंगा। यहां से मैक्सवेल ने कहा कि मोनो इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करता है। फिर बात आई मैग्नेटिक फ्लक्स की, ओवर अ क्लोज लूप मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज लूप जीरो होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज लूप जीरो होता है, ये दूसरी बात आई, ये बात ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज लूप क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज लूप क्या होता है, जीरो। इसका मतलब मोनो मैग्नेटिक चार्ज तो एग्जिस्ट नहीं करता, मोनो मैग्नेटिक चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इन दो बातों पे ध्यान दो। तो यहां पर हमने बात करी आपसे मैक्सवेल की इक्वेशन की। तो पहली इक्वेशन क्या थी, मैक्सवेल ने गॉस की थ्योरम को समझाया। गॉस ने समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी। ओवर अ क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसका मतलब है अकेला चार्ज एग्जिस्ट करता है, लेकिन ओवर अ क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती। ये बात हमारे समझ में आई। ठीक, अब बात आती है फैराडेज के लॉ की। फैराडे का लॉ क्या कहता है, वो कहता है जो हमने ईएमएफ डेवलप किया है ना, वो माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ये हमने लेसन नंबर 6 में पढ़ा था, वो ये ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस लेंस लॉ से आता है। ये सारी बातें अभी हमें नहीं करनी, हमें बस ये समझना है कि ये है फैराडे का लॉ। लेकिन क्या ये भी कुछ पैदा करता है, क्या चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कुछ पैदा करता है? तो हमारा मानना था नहीं। ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ पैदा नहीं करता।
गेट बंद कर दो बेटा, हाँ बस। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, ईएमएफ। अब ईएमएफ की बात करें, देखो क्या ईएमएफ इंड्यूस करंट पैदा करता है? ये देखना यहां पर, ये मैं इसको लिख सकता हूं, वही आपका करंट और आर। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो उससे करंट पैदा होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो उससे क्या पैदा होगा? करंट पैदा होगा। लेकिन कहीं आपने ये पढ़ा, बताओ, कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी करंट पैदा हो सकता है? ये वाली बात हमने अभी तक नहीं पढ़ी। मैंने क्या बोला कि कुछ बच्चे कहते हैं मैक्सवेल ने उठा के 4 इक्वेशंस को समझा दिया। नहीं 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 नहीं, समझाया नहीं। उसने देखा कि जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ना, अभी मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, जो मैक्सवेल ने अपना एक्सपेरिमेंट करा, किसको लेके? कैपेसिटर को लेकर। और उसने क्या देखा कि मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मेरी जिन लॉस के हिसाब से, तो ये लॉस मेरी सारी बातें नहीं समझा पा रहे। भाई एक बात बताओ, तुम कोई लॉ लिखते हो, अब कोई लॉ लिखा तो उसका कोई प्रैक्टिकल यूज भी तो होना चाहिए। अगर कोई प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है तो तुम कहोगे कि लॉ में कहीं गड़बड़ी है। तो बस मैक्सवेल उसे ढूंढ रहा था। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में ये पता चला उसे, तीसरी इक्वेशन में पता चला भाई ये कहां है। इसके भी हम बारे में बात करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ, वो क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज लूप होता है म्यू नॉट आई। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज लूप क्या होता है? म्यू नॉट आई। अब मेरी बात सुनो, पहला मैक्सवेल की 2 इक्वेशनें समझाई, ठीक है। मैक्सवेल की 2 इक्वेशनों में बताया कि अकेला इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, यहां पर फैराडे ने कहा था करंट पैदा होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से। उसने तो नहीं बताया कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी पैदा होता है। ये पढ़ा है कहीं आपने? वो तो लेसन नंबर 6 में पढ़ लिया। इसको समझाया, अभी समझाएंगे कैसे। अब इसमें क्या दिक्कत है? आप कहोगे भैया इसकी दिक्कत बताओ। और सबसे ज्यादा यही बोला जाता है कि इसकी एक इक्वेशन है कि मैक्सवेल ने एम्पेयर के सर्कुटल लॉ को करेक्ट किया था। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम पहले समझते हैं कि मैक्सवेल ने, ये जो करेक्शन वाली बात है, किया क्या? मैक्सवेल ने क्या काम किया? चलो देखते हैं। मैक्सवेल ने कहा भैया मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ये, अब आप कहोगे तो कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, हम जानते हैं इसके बारे में। जानते हो तो मुझे ये बताओ, क्या आप ये जानते हो कि पॉजिटिव साइड से करंट चलता है नेगेटिव साइड की तरफ? मैं बोल रहा हूं ना, जो लेसन 1 to 7 पढ़े उसकी कुछ बेसिक चीजें आएंगी, ये तो पता है ना आपको। ये जो करंट है, ये इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन की वजह से एक वायर में चल रहा है, इसलिए बोलते हैं इसे कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं? अब ध्यान दो, आईसी। आईसी क्या है आपका? कंडक्शन करंट। अब कंडक्शन करंट की बात हो गई। अब वो कहता है कि कंडक्शन करंट है तो उसकी वजह से ये बी डॉट डीएल भी होना चाहिए ओवर अ क्लोज लूप। लूप लो। अब मैं कुछ जगहों पे लूप लूंगा, आप मुझे बताना कि क्या वहां पर ये बात लग रही है। देखो पहला लूप, क्या इस लूप के अंदर आई करंट आ रहा है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी? गलत है, नहीं है। यहां पर देखा, यहां पर भी एम्पियर सर्किट लॉ लग रहा है। यहां पर देखा, अब यहां कोई वायर है? नहीं। कोई वायर है आपको दिख रही है? दिख रही है तो बताओ। अगर वायर नहीं है तो कंडक्शन करंट कहां से आएगा? नहीं आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, यहां वायर थी, यहां वायर थी, यहां वायर थी, यहां वायर थी, 2 काम हुए यहां पर। तो उसने कहा जो यहां से करंट गया, गया कहां? गया, तो वो करंट यहां लिखा क्यों नहीं है? अच्छा यहां भरा क्या होता है? तुम बताओ यहां क्या भरा होता है जनरली? एयर या कोई डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर। अरे जिसका नाम ही इंसुलेटर है, उसमें कंडक्शन कैसे होगी? तो यहां कंडक्शन करंट हो सकता है? तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि गड़बड़ है? यहां पर कोई करंट है लेकिन उसका नाम नहीं पता। अब एक बात बताओ, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, करते करते इन 4 इक्वेशंस पे पहुंचे जो अभी मैंने पीछे बताई, मैक्सवेल ने जिनको समझाया है।
तो उन चारों में से वो चारों बातें समझा नहीं पा रही ना उसको। वो कह रहा भाई मैं जो कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट उसमें वो अप्लाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब चारों इक्वेशनों में कहीं कमी है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है यहां पर कमी क्या है वो ढूंढ के बताओ। तो हमने कहा भैया यहां करंट है, लेकिन हवा में हम करंट को बोल नहीं सकते। अब आप कहोगे करंट कैसे पैदा होता है? करंट पैदा होता है इलेक्ट्रॉन जब मूव करे। यहां तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, यहां इस एरिया में कंडक्शन ही नहीं हो रही, तो यहां पर कंडक्शन करंट पैदा। अब आप मुझे बताओ क्या यहां पर ये लॉ गलत हो गया? कौन सा? नहीं, बायोट से वर्ड की बोल रहा हूं मैं इसको, एम्पेयर सर्पिटल लॉ गलत हो गया। और कोई बताएगा और कौन सा लॉ गलत हुआ है? क्या कभी आपने ऐसा कोई लॉ सुना है कि यहां से करंट आई जाता है तो इसको पार करने के बाद वो करंट कितना जाना चाहिए किसी जंक्शन के बाद? उतना ही जाना चाहिए। कौन सा रूल है? क्रिचॉफ्स लॉ। ठीक है, अब क्रिचॉफ्स रूल क्या कहता है? क्रिचॉफ्स रूल जिसका हमारा पहला रूल है इसका नाम है जंक्शन रूल। यहां पर ये जंक्शन रूल भी गलत हो गया। इस जंक्शन के बाद जंक्शन रूल काम नहीं कर रहा, इसका मतलब 100% यहां कोई करंट आ रहा है। अच्छा, यहां मैंने कहा है करंट आ रहा है, ये लो। कंडक्शन में नाम नहीं दे सकता क्योंकि कंडक्शन का मतलब होता है मेटल में फ्लो करे। किसमें फ्लो करे? मेटल में फ्लो करे। बात समझना। दूसरा, कंडक्शन का काम होता है एक तो मेटल में फ्लो करे, और मैं आपसे कह सकता हूं कि कंडक्शन के लिए यहां इलेक्ट्रॉन का मूव करना जरूरी है, तो मैं इसे कंडक्शन तो नाम नहीं दे सकता, लेकिन इसने कंडक्शन को रिप्लेस किया है। ठीक है, इसलिए उसको मैंने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेस किया है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है दो पोजीशंस के बीच में, दो पैरेलल प्लेट की पोजीशंस के बीच में, तो इसका नाम क्या पड़ा? जैसे आईसी लिखा है ना ऊपर, मैं एक और लिख रहा हूं नाम, आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब मेरी बात सुनो और समझो। एक है कंडक्शन करंट, एक है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब मैंने आपसे कहा कि अगर मैं ये लिख दूं फॉर्मूला नया वाला, जरा समझना, और गलत लगे तो टोक देना। V डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस ID लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब मैं कुछ पोजीशंस बना रहा हूं, 1 2 3 और 4। फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ कंडक्शन करंट है। कौन सा करंट है? कंडक्शन। तो B डॉट dl क्या आएगा? म्यू नॉट I। सेकंड पे भी B डॉट dl म्यू नॉट I। थर्ड पे क्या आएगा? ID आ जाएगा। अब तुम कहोगे IC को ID से रिप्लेस कर देते हो भैया, क्या बराबर है? हाँ बराबर है। IC और ID, तो ये बात भी ध्यान रखो, तभी मैं रिप्लेस कर सकता हूं, नहीं तो मेरे घर का रास्ता थोड़ी चल रहा है। आईसी को बराबर रखना पड़ेगा आईडी के, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट। अब क्वेश्चन में आ जाता है कि किसी वायर के अंदर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा? तो आप कहोगे भैया हम उससे पता लगा लेंगे, 10 एम्पियर मान लेंगे। दूसरी बात, यहां पर कुछ बच्चे कहते हैं कैपेसिटर में, अभी आपने कहा कि भैया यहां पर करंट डिस्प्लेस कर रहा है, या यूं कहो कि पीछे जो मैंने बताया था, क्या ये वाली बात आ गई? आओ, चेंज इन चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो तुमसे कोई पूछे कि क्या कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है? हाँ, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके इंक्रीज करता है। इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 करके बढ़ रही है। उस वक्त जो यहां पर इंडक्शन हुआ, ठीक है, वो बना है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। अब कुछ लोग इसको इस तरीके से बताते हैं कि ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, और इस वजह से यहां पर जो इंडक्शन हुआ है वो करंट है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन इस प्लेट की क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्लेट की क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इंडक्शन किस वजह से हुआ? मैग्नेटिक फील्ड से? नहीं, ये इंडक्शन हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के रेट की वजह से करंट पैदा हो, उसे डिस्प्लेसमेंट करंट है। और जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के रेट की वजह से पैदा हो, उसे
कंडक्शन करंट कहते हैं। ये बातें समझ में आई हमारे अभी। तो फिर मैं अब आ रहा हूं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमने कहा भैया डिस्प्लेसमेंट को आप बड़े आईडी या छोटे आईडी से दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? जो डी फाई बाय डी टी से पैदा हुआ हो। लेकिन क्या लगता है आपको कि जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट के बीच में मीडियम नहीं बदलते? तो कहां है वो मीडियम? लाओ वो मीडियम, एप्सिलॉन नॉट। तो ये किस चीज के लिए है? कि कैपेसिटर में भरा क्या है। तो ये एप्सिलॉन नॉट तब आएगा जब वैक्यूम भरा हो, कुछ और भरा हो तो कुछ और आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आया हमारे पास, और डिस्प्लेसमेंट करंट से हमें एक चीज पता चली कि करंट जो कंडक्शन का था वो पैदा हुआ था चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से, और करंट जो डिस्प्लेसमेंट का है वो पैदा हुआ है चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को और मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पैदा कर रहा है। ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज जनरेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का चेंज जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लो भाई, क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी, और जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को जनरेट कर रही थी, उस वक्त एक एनर्जी पैदा हुई वेव की फॉर्म में, जो दोनों से म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी। तो आ गई आपकी पहली डेफिनेशन, व्हाट इज ईएम वेव? ईएम वेव इज अ वेव। कैसी? ट्रांसवर्स नेचर की। कैसे नेचर की? दो तरीके की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। ईएम वेव इज अ वेव व्हिच इज ट्रांसवर्स इन नेचर, प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ईएम वेव इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ। तो ईएम वेव जो है आपकी, अगर जेड एक्सिस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो एक्स पे होगी या वाई पे, और मैग्नेटिक फील्ड या तो एक्स पे होगी या वाई। ठीक है, यहां पे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दीजिए और इसको मैग्नेटिक फील्ड बोल दीजिए। तो अभी आपका एक पॉइंट हुआ कि क्या है ईएम वेव। ठीक है, और लगे हाथ फ्री में हमें पता चल गया कि मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस में क्या बताया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सवेल एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है, तो क्या बोलोगे आप? मैक्सवेल और एम्पेयर का जो दोनों का जोड़ है, उससे जो सर्किटल लॉ आया वो क्या है? तो वो है म्यू नॉट आई। इसको पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिख लो। बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल या मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट आई। लेकिन ये आई टोटल है, कौन सा है ये? जिसके अंदर दो चीजें आती है, कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट। कंडक्शन क्या है? जो सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से चेंज हुआ था, है ना? और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एप्सिलॉन नॉट डी ई, या डी फाई ले लो, डी फाई बाय डी टी। कौन सा डी फाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का डी फाई। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो कंडक्शन करंट को खोल सकते हो इस तरीके से। कंडक्शन करंट क्या होता है? ईएमएफ अपॉन में आर, और ईएमएफ क्या होता है यहाँ पर? माइनस डी फाई बाय डी टी। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड का अपॉन में आर। इस पूरी वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। ये क्या है? मैक्सवेल एम्पेयर सर्किटल लॉ। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, जो नहीं आई है पहली बार? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, जरा समझो इसको यहां तक। तो ये तो बात हो गई आपकी
एम्पेयर के, मैक्सवेल के, सर्किटल लॉ की। ठीक है, अब 4 इक्वेशनों से एक नई इक्वेशन बना दी, एक तो ये अलग कर दिया, और उन चारों इक्वेशंस को ईएम वेव के कंसेप्ट में समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है, और दोनों जब एक साथ पैदा करती है तो एक वेव मिलती है हमें, जिसे हम बोलते हैं ईएम वेव। और वो किस काम आएगी, कैसे काम करेगी, हम